नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है। 1 से 15 तक आपको मिलेगा लिटरेचर का क्वेश्चन। अरुंधति रॉय इज ए एंड डैश नॉवलिस्ट। अरुंधति रॉय का नाम आप जरूर सुने होंगे। ये नॉवलिस्ट हैं, क्लियर। और नॉवलिस्ट हैं तो ये कहाँ की हैं? ये इंडिया की हैं, इंडियन। और हमेशा से अपने लेखनी के दम पे ये जानी जाती हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रही हैं। आइए, तो अरुंधति रॉय इज एन डैश नॉवलिस्ट, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इंडियन नॉवलिस्ट। हु रोट गॉड ऑफ स्मेल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मेल थिंग्स एक नॉवेल है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये क्या है। तो ये एक नॉवेल है। गॉड ऑफ स्मेल थिंग्स एक नॉवेल है। ये पब्लिश कब हुआ? तो ये पब्लिश हुआ आपको 1997 में। और ये एक फैमिली ड्रामा है। ये एक फैमिली ड्रामा है, यानी यहां पर फैमिली के बारे में, एक परिवार में क्या क्या होता है वो सब इस नॉवेल में बताया गया है। गॉड ऑफ स्मेल थिंग्स। और इसके राइटर कौन? हु रोट लिखा गया अहमद अली। अहमद अली जो है ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत अच्छे राइटर हैं। चिनुआ एबे, HAACHEB, एचबे, एबे पढ़ेंगे इसको आप। इनका लेना देना नाइजीरिया से है। ये राइटर नाइजीरिया के हैं। और अरुंधति रॉय अभी आपने जस्ट पढ़ा इंडियन है। तो गॉड ऑफ स्मेल थिंग्स लिखने का काम अरुंधति रॉय ने किया है 1997 में ये पब्लिश हुआ है। वेरी गुड। वर्जीनिया उल्फ इज अ डैश नॉवलिस्ट। मॉडर्न है, पोस्ट मॉडर्न है, विक्टोरियन है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करोगे तो आपको अच्छे से मालूम है, एक होता है ओल्ड, फिर एक होता है आपका मॉडल, जिसको आप मिडल भी कहते हैं, मिडिएबल बोला जाता है, ओल्ड मिडल। और एक होता है आपका मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न के बाद फिर आपका आ जाता है आफ्टर मॉडर्न, जिसको आप पोस्ट मॉडर्न भी कहते हैं। ये पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का। तो वर्जीनिया उल्फ जो है ये एक नॉवलिस्ट है। और किस एरा से बिलोंग करती है? विक्टोरियन एरा, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न? प्रियंका भारती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। तो ये मॉडर्न एरा से बिलोंग करती है, ध्यान रखेंगे आप। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये आपने जरूर पढ़ा होगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर्जीनिया उल्फ से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप। राइट ऑप्शन है। जेन ऑस्टिन वॉज बॉर्न इन स्टीवनटन, यूके। ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ये इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करती हैं। ये ब्रिटिश राइटर हैं, जेन ऑस्टिन, ब्रिटिश राइटर हैं जेन ऑस्टिन। और प्राइड एंड प्रेजुडिस इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये TRE 3.0 के एग्जाम में पूछा भी गया था। ये कब पैदा हुई? 1768, 1717, 1775। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1775। राइट ऑप्शन C फॉर कैनेडा। नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न इन स्टिन्सफोर्ड, साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड। यानी थॉमस हार्डी भी जो आपके हैं ये ब्रिटिश राइटर हैं। ये सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है, ब्रिटिश राइटर हैं ये। और इनका जन्म जो है साउथ वेस्टर्न इंग्लैंड यानी स्टिन्सफोर्ड एक जगह है, वहां पे हुआ। और ये कब पैदा हुए? 1840 में, 1843 में, 1845 में। तो ये पैदा हुए हैं 1840 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथोनी ट्रोलॉप वॉज अ ब्रिटिश। अब ये क्या है? नॉवलिस्ट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, ट्रांसलेटर हैं। तो अगर आप एंथोनी ट्रोलॉप की बात करेंगे, ये नॉवलिस्ट भी हैं, ये ट्रांसलेटर भी हैं, इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या होगा? डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट, हु रोट द नॉवेल द मील ऑन द फ्लॉस। द मील ऑन द फ्लॉस के राइटर कौन है?
सबसे पहले द मील ऑन द फ्लोस क्या है आपका, एक नॉवेल है, पहली बात तो ये। और इसके नॉवेलिस्ट कौन है, जेन ऑस्टिन है, विलियम मेकपीस ठाकरे, इनका पूरा नाम जो है ठाकरे लिखा हुआ है, विलियम मेकपीस ठाकरे, ये इनका कंप्लीट नेम है, ध्यान रखेंगे। और जॉर्ज इलियट, द मील ऑन द फ्लोस के जो राइटर हैं वो आपके हैं जॉर्ज इलियट साहब। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, वी फॉर बॉम्बे। डी कैसे होगा। हु रोट द नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया, यानी एक नॉवेल आपका हुआ पैसेज टू इंडिया। ये पैसेज टू इंडिया क्या है आपका, एक नॉवेल है, और इसके राइटर कौन है, बापसी सिद्धवा, हैनिफ कुरैशी और ई एम फॉस्टर। सबसे पहले ई एम फॉस्टर का कंप्लीट नेम क्या है, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। और अ पैसेज टू इंडिया जो है ये लिखने का काम ई एम फोस्टर साहब ही किए। तो राइट ऑप्शन सी, C4, डी का आंसर पहले वाला था। ओके, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का मिडिल नेम क्या है, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ये इनका कंप्लीट नेम है। और ये क्या है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। जर्नलिस्ट भी रहे, ये भी है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो राइट ऑप्शन इनका हो जाएगा डी। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जो है अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी रहे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे ये। तो राइट ऑप्शन इनका इसका हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। वेरी गुड। चिनुआ एचुबे या एबे, ये भी पढ़ेंगे आप, वॉज बॉर्न इन, ये कहां पैदा हुए, अभी जस्ट बताया था क्वेश्चन में आया भी, न्यूयॉर्क यूएसए में नहीं, जकार्ता इंडोनेशिया में नहीं, ओगीडी नाइजीरिया, यहां से ये बिलोंग करते हैं, प्लेस वगैरह भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल साहब का रियल नेम क्या था, स्टीफन ब्लेयर था, जॉर्ज अर्थर ब्लेयर या एरिक अर्थर ब्लेयर। तो भैया इनका कंप्लीट नेम जो है वो है, या रियल नेम जो है एरिक अर्थर ब्लेयर है। राइट ऑप्शन होगा इसका बी, बी फॉर बॉम्बे, एरिक अर्थर ब्लेयर, ध्यान आप रखेंगे बी। व्हेन वॉज जोसेफ कॉनरेड बॉर्न, जोसेफ कॉनरेड बॉर्न कब पैदा हुए, 1862 में, 1860 में और 1857 में। तो ये पैदा हुए 1857 में, C4 कनाडा। हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट बॉर्न इन 1707, 1710, 1711। आज बहुत सारे राइटर्स के प्लेस और बर्थ डेट पूछा गया है आपसे। तो हेनरी फील्डिंग पैदा हुए 1707 में, ध्यान आपको रखना है। एक मिनट। 14, विच नॉवेल इज द फर्स्ट मेजर सक्सेस ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का पहला ऐसा कौन सा नॉवेल है जो बहुत बड़े लेवल पे सफल हुआ। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड द ऑब्सक्योर। राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो होगा ए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। सभी आंसर आप लोग सही दे रहे हैं। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डी एच लॉरेंस, कई बार बता चुका हूं, आप लोग इसका आंसर करें उसके बाद मैं बताऊंगा। डी एच लॉरेंस का फुल नेम क्या है, आप बताइए क्या होना चाहिए। क्लास हो रहा है, कल नहीं हुआ था, सैटरडे संडे तो आपका होता नहीं है उसमें, कल नहीं हुआ था, आज से होगा। ये बताइए नंबर 15 ए, पक्का, चलिए बहुत बढ़िया। डेविड हडवर्ड लॉरेंस। राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब ये है आपका पैसेज, इस पैसेज के बारे में क्या दिया हुआ है एक बार पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहां पे, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब अ प्रोसेस होना चाहिए था, यहां पर प्रोसेस हो जाएगा। डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। सेल्फ लर्निंग की बात कर रहे हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप खुद से करते हैं, उसका मीनिंग यहां पे दिया हुआ है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग डिस्क्राइब अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच इंडिविजुअल, हर एक की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, हर एक, प्रत्येक की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव वो लेता है विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी किसी की हेल्प ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, ऐसा यहां मानना है।
एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है बता देंगे, अभी बता देते हैं। करते नहीं है, आइए यहाँ पे। इन diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying resources for learning, choosing and implementing learning strategies and evaluating learning outcomes। क्या क्या है वो यहां पर बताया गया, जिसमें आप डायग्नोस करते हैं, पता लगाते हैं देयर लर्निंग नीड्स, क्या क्या पढ़ना है आपको, फॉर्मुलेटिंग लर्निंग गोल्स, क्या गोल है, क्या पढ़ना चाहिए, आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस है, कहां से आप सीख सकते हैं वो चीज, फॉर लर्निंग, चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे, उसको आप लागू करेंगे, एंड इवेल्युएटिंग, इवेल्युएट करने का मतलब मूल्यांकन, जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप कितना सीख पा रहे हैं वो सब चीजें, लर्निंग आउटकम्स, है ना, आउटकम का मतलब क्या होता है, जो भी आपने, जैसे बोलते हैं ना आउटपुट, परिणाम निकलना, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है, उतना क्या क्या सीखा है आपने, उसको इवेल्युएट करना। दस इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेन, अटेन का मतलब क्या होता है, अचीव करना, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, टू अटेन न्यू नॉलेज इजिली एंड स्किलफुल्ली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, है ना, हर एक की बात कर रहे हैं आप कितने स्किल्ड हुए हैं। व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इसकी क्या जरूरत है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है इसकी नीड क्या है, यह पूछा गया। वन रीजन इज दैट, पहला रीजन यह है, देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस दैट पीपल हु टेक द इनिशिएटिव इन लर्निंग लर्न मोर थिंग्स एंड learn more better than people who sit at the feet of teachers passively waiting to be taught। क्या मतलब हुआ इसका, वन रीजन इज दैट देयर इज कन्विंसिंग एविडेंस, एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो कन्विंसिंग हो, कन्विंसिंग का मतलब जो कन्वीनियंट हो, जो आपको आसानी से समझ में आए, हु टेक द इनिशिएटिव, जो इनिशिएटिव लेता है, लर्निंग, लर्न मोर थिंग्स, ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा, एंड लर्न बेटर, अच्छा सीखेगा, देन पीपल, अदर की तुलना में, who sit at the feet of teachers passively waiting to be taught, जिसको पैसिवली पढ़ाया जा रहा है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, जैसे आप लोग मेरी बात को अभी सुन रहे हैं। द सेकेंड रीजन क्या है, इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इन ट्यून विद और आर नेचुरल प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, है ना, हमारी दिमाग का विकास हो सके, हमारे दिमाग का एक वो भी रीजन है कि आप खुद से कुछ भी करते हैं, जैसे आप लोगों को बोला गया है कि लिटरेचर में जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप खुद से गूगल वगैरह से पढ़ा कीजिए, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगा, ताकि आपका दिमाग कितना फास्ट है, साइकोलॉजी उसका डेवलपमेंट होगा। एन एसेंशियल ऑस्पेक्ट, ऑस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू, ऑफ मैच्योरिंग इज डेवलपिंग द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर ऑन लाइफ टू बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड, है ना, तो कहने का मतलब आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, ये सब डेवलप होगा, आपके पर्सनालिटी में ऐड होगा। द थर्ड रीजन, तीसरा रीजन ये है, इज दैट मैनी ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स, जितने भी नए डेवलपमेंट होते हैं उसमें से बहुत सारे, इन एजुकेशन पुट अ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द लर्नर्स, जो हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आप पे डिपेंड करता है, लर्नर पे, टू टेक अ गुड डील ऑफ इनिशिएटिव इन देयर ऑन लर्निंग, अपने लर्निंग में, अपने सीखने में, टू मीट द चैलेंजेज, और सीखने के दौरान जो भी चैलेंजेज आपके सामने आती है, इन टुडेज इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट आज का है इंस्ट्रक्टिव दिया हुआ है, किसी ना किसी के द्वारा गाइड किया जाता है आपको, जैसे यहां पे आपको गाइड किया जा रहा है, तो इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोस्ट एसेंशियल, यानी आप जो भी पढ़ते हैं एक बार खुद से उसको पढ़ा करें, देखा करें कहां पे क्या गलती हुई है, जैसे कई बार पढ़ाते समय मेरे से भी एक दो बार मिस्टेक हो जाता है, तो फिर आप लोग कमेंट करके टोकते हो, वो तब होता है जब आप खुद से पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। तो ये था आज का बहुत ही आसान सा पैसेज। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एन इंडिविजुअल, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में एक इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए, टेक्स इनिशिएटिव विदाउट एन ऑब्जेक्टिव, विदाउट एन ऑब्जेक्टिव यानी बिना पर्पस के, ऑब्जेक्टिव का मतलब यहां पे पर्पस है, बिना पर्पस के आप कोई भी काम करेंगे तो उस काम का कोई भी मतलब नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। इज हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट, ये हेल्पलेस होता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला गया। टेक्स इनिशिएटिव विद और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी फॉर कैनेडा। देयर इज नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग बिकॉज, क्या नीड है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का, इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, इट इज अ मोर कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, इट हेल्प्स पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर, यही है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। जैसे बोला गया लिटरेचर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में टीचर ने आपको पढ़ाया, आप घर पे जाके खुद से अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा सीखोगे ब्रॉड लेवल पे, इसलिए ब्रॉडेस्ट वर्ड का इस्तेमाल पैसेज में किया गया था। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कौन सा ऐसा वर्ड है जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेगा, रिपल्सिव लर्निंग,
रिपल्स का मतलब क्या होता है? रिपल्स का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट होना, जब किसी की चीज के प्रति आप अट्रैक्ट नहीं होते, उससे आप दूर होते हैं। कंपलसरी लर्निंग की सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो कंपलसरी है। एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग है, जब आप खुद से पढ़ते हैं तो उस मोमेंट में आप एक्टिव होते हैं। अभी आप क्या है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन को, जब आप टेस्ट देते हो, जब आप एग्जाम देते हो, तो वहां पे आप एक्टिव होते हैं क्योंकि आप खुद से काम कर रहे हैं। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो एक्टिव लर्निंग कहलाएगा। ये कैसे हो जाएगा? द मॉडर्न एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, मॉडर्न एनवायरमेंट जो है वो कैसा है? इम्प्रैक्टिकेबल है, लेस डेवलप्ड है, इंस्ट्रक्टिव है। मॉडर्न, अभी की बात कर, अभी का जो एनवायरमेंट है वो इंस्ट्रक्टिव है। राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। अब इस पैसेज में तो 5 का 5 आपका सही होना चाहिए, बहुत ही आसान है, इस लेवल का तो एग्जाम में है, इतना आसान पूछना 6 to 8 में पूछ सकता है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिंग, डायग्नोस करना, पर किसी भी चीज को जानना। इज व्हाट? कंप्लाइंग, कंप्लाई का मतलब क्या होता है? कंप्लाई का मतलब होता है ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन, और कंप्लाई के साथ विद का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई, पता लगाना, और एग्जामिनिंग, डायग्नोस करना, किसी भी चीज को किसी भी चीज का पता लगाना यानी एग्जामिन करना, परीक्षण करना। तो सी फॉर कैनेडा आंसर हो जाएगा मेरे। 5 out of 5 राइट हुए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट इन जनरल एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में देखने सुनने को मिलता है, लेकिन आप जो भी टेस्ट यहां पे देंगे तो एक क्लोज टेस्ट आपको डेली मिलेगा, क्या पता आगे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। क्या बोला गया देखिए, व्हेन बोथ मिथ्स एंड काउंटर मिथ्स, मिथ की बात कर रहे हैं। मिथ मतलब क्या होता है? जो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड है, रियलिटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हेन बोथ मिथ्स एंड काउंटर मिथ्स अकर, अकर का मतलब होता है होना, इन द नैरेटिव फील्ड ऑफ अ सोसाइटी, पीपल कैन डैश द अपोजिशंस between them in unique ways. The psychological relevance of stories in the case of myths and horror films may be in the experiencing of the dash binary. Binary का मतलब क्या होता है? टू, द्विपक्षीय है। बाई का मतलब होता है टू, ध्यान रखेंगे आप, बाई का मतलब क्या हो जाता है? टू हो जाता है। टेंशंस रेदर देन इन द मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं यानी विजुअलाइज करते हैं, जो भविष्य में होने वाला है उसको आप अभी विजुअलाइज कर पाते हो, देख पाते हो, मैनिफेस्ट करना। of the story, the tensions in the story is however dashed through the binary contrast. अब बाइनरी कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब? कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा, हाँ और ना के बीच के द्वंद में जो आप फंसे रहते हैं। द मैसेज कन्वेड, कन्वेड का मतलब होता है कहना, टू से समथिंग, इज अ डैश कॉम्प्लेक्स। अब ये आपका 21 से 25 तक इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व किए तो वो एक पैसेज था, कंप्लीट पैसेज, उस पे क्वेश्चंस थे और उस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज से आपको फाइंड करना होता है। इसमें क्या होता है क्लोज टेस्ट में, बीच बीच में से किसी भी वर्ड को डिलीट कर देगा, ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देगा, और उस ब्लैंक स्पेस के लिए आपके पास ऑप्शन होगा ऐसे, है ना, और उस ऑप्शन में से कोई वर्ड आपको फाइंड करना होता है। हाँ, कंप्यूटर लैंग्वेज, वेरी गुड। अब आइए, तो व्हेन बोथ मिथ्स एंड काउंटर मिथ्स अकर इन द नैरेटिव फील्ड ऑफ अ सोसाइटी, पीपल कैन डैश द अपोजिशन बिटवीन देम इन यूनिक वेज। पीपल डैश क्या करते हैं लोग? इंटरलाइज, एक्सटर्नलाइज, एक्सटर्नल यानी एक्सटर्न। देखिए दोनों वर्ड को समझ लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा इन लगा हुआ है तो इंटरनल यानी कि इनसाइड की बात करेगा, और यहां पर एक्स लगा हुआ है यानी एग्जिट यानी कि आउटसाइड की बात करेगा। यानी कि ये किसी भी चीज को अपने अंदर इंक्लूड करेगा और ये क्या करेगा? एक्सक्लूड करेगा यानी बाहर भेजेगा। और कंक्रीटाइज यानी कॉन्क्रीट यानी सॉलिड करेगा ये। अब आपका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? When both myths and counter myths occur in the narrative field of society, people can dash. अब भाई साहब ये चीज आपके अंदर होती है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, तो ये आपके अंदर होता है, ना इसको सॉलिड फॉर्म में डालना है, ना इसको एग्जिट करना है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा। आगे, द पोजिशन बिटवीन दैम इन यूनिक वेज, द साइकोलॉजिकल रेलेवेंस ऑफ स्टोरीज। जो साइकोलॉजिकल यानी अगर आप उस चीज में कितना रेलेवेंस है यानी कितना लॉजिक है, of stories in the case of myths and horror films may be in the experiencing of the dash binary tensions of the dash of the overlying, destructive और underlying। overlying यानी ऊपर ऊपर से, destructive यानी destruction यानी कि डैमेज करना होता है, और underlying यानी उस चीज के अंतर्गत वो चीज है। अब यहां पर आपने कौन सा वर्ड दिया था? इंटरनल, यानी ये अंदर की बात है। क्लियर है मामला? तो यहां पर क्या हो जाना है, एक्सपीरियंस जब आप किसी भी चीज को करते हैं तो एक्सपीरियंस आप कब करेंगे? जब आपका इमोशन उस चीज से मैच करेगा, तब करेंगे।
तो यहां पर आपका आंसर ओवरलाइंग नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव का तो कोई सेंस है नहीं, यहां पे आपका हो जाएगा अंडरलाइंग, अंडरलाइंग उस चीज के अंतर्गत है। सी फॉर कैनेडा। बहुत ही आसान सा ये होता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 में 5 आप सही कर सकते हैं। रेदर देन इन द मैनिफेस्ट डैश ऑफ द स्टोरी, रेदर देन मैनिफेस्ट डैश ऑफ द स्टोरी, क्या होना चाहिए? रिले, रिले करना, एजुकेशन या कंटेंट। अब क्या करेंगे आप यहां पे? अभी तक आपका क्या मामला चल रहा था? एक्सपीरियंस करना यानी इमेजिनेशन का मामला है। ऑफ द बाइनरी टेंशंस रेदर द, अब तुलनात्मक रूप से, अब तुलना दो चीजों के बीच में होगा, दोनों कॉन्ट्रास्ट के सेंस में आएगा, अपोजिट, तो एक इमेजिनेशन है तो एक रियलिटी का सेंस लेगा। रेदर देन मैनिफेस्ट, और किसी भी चीज को जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करेंगे, बिकॉज आपको टीचर बनना है तो आप विजुअलाइज करोगे तो क्या बनोगे? एक इमेजिनेशन की, कल आप टीचर बन जाएंगे तो वो रियलिटी में चेंज हो जाएगा। अभी तक वो इमेजिनेशन है, तो दोनों इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में कंपैरिजन है। रेदर देन इन द मैनिफेस्ट डैश ऑफ द स्टोरी, डैश ऑफ द स्टोरी क्या हो जाएगा? एजुकेशन का नहीं, रिले का नहीं, कंटेंट की बात यहां पर करेंगे। रेदर देन कंटेंट। एक मिनट, कंटेंट ऑफ द स्टोरी, उस स्टोरी का क्या कंटेंट है, क्या डेटा है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, क्या रेलेवेंस है। द टेंशंस इन द स्टोरी इज हाउएवर डैश थ्रू द बाइनरी कॉन्ट्रास्ट, द टेंशन इन द स्टोरी इज हाउएवर डैश थ्रू द बाइनरी कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब वही अपोजिट चीज है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डिजॉल्व, डिसिपेट, मेंटेन। डिजॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डिजॉल्व कर दिया। डिसिपेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम कर देना या रिजेक्ट कर देना, और मेंटेन करना उस चीज को कंटिन्यू रखना। सेंस देखिए क्या बोला गया, द टेंशंस इन द स्टोरी इज हाउएवर मेंटेन्ड थ्रू द बाइनरी कॉन्ट्रास्ट। दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों को मेंटेन करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। हाउएवर मेंटेन्ड थ्रू द बाइनरी कॉन्ट्रास्ट, ये सेंस यहां पे निकल के आएगा। मेंटेन्ड होना चाहिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अरे यार, मेंटेन्ड, बाइनरी कॉन्ट्रास्ट। द मैसेज कन्वेड, जो मैसेज आपको दिया जाता है, इज अ डैश कॉम्प्लेक्स। अब इज अ डैश कॉम्प्लेक्स यहां क्या होना चाहिए? इज अ हॉलिस्टिक कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्टिव या डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का कोई भी सेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव यानी जिस चीज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, और हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट सेंस। तो यहां जो आपको स्टोरी दिया गया है ये कंप्लीट है। ये क्या है? द मैसेज कन्वेड, जो मैसेज आपको दिया जाता है वो कंप्लीट फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहां हॉलिस्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। और आप कोई भी काम करेंगे, चाहे वो इमेजिनेशन हो, रियलिटी हो, उसके बीच में कितना रेलेवेंस है, कितना नहीं है, कंप्लीट वे में, तो यहां हॉलिस्टिक वर्ड के साथ आप जाएंगे। हॉलिस्टिक का सेंस निकल के आता है कंप्लीट। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। बहुत ही आसान सा था, फिर भी डाउट रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। सिनोनिम वर्ड आया है कमांड। अब कमांड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होगा? बहुत ही आसान सा वर्ड है। कमांड वर्ड जो आपका है वो आपका होता है वर्ब। कमांड के लिए क्या क्या वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं? एक वर्ड तो आप रेगुलेट, आप जानते हैं, रेगुलेट करना। कमांड का मतलब क्या हो जाता है? कंट्रोल करना। और कमांड के लिए ही वर्ड आ सकता है आपका इंस्ट्रक्ट करना। आप अपने अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो आप डायरेक्ट करते हैं, यहीं से वर्ड आता है डायरेक्शन देना, है ना, इसी को बोलते हैं लीड करना। क्लियर? लेकिन लीड अदर कॉन्टेक्स्ट में चला जाएगा। तो कमांड का मतलब यहां पर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल वही है, मैनेज नहीं है, लीड नहीं, इंस्ट्रक्ट दिया हुआ है। राइट ऑप्शन आप बी के साथ जाएंगे। इंस्ट्रक्ट लीड अदर सेंस में होता है, ये ध्यान रखना। कमांड करना यानी आप उस चीज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। राइट ऑप्शन क्या? बी होना चाहिए। एंटोनिम है एक्यूमुलेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक्यूमुलेट वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट वर्ड आपका होता है वर्ब। और एक्यूमुलेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आइए देखते हैं। गैदर वर्ड आप जरूर जानते होंगे, इकट्ठा करना। इसी का मीनिंग होता है कलेक्ट करना। किसी भी चीज को आप कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो होता है एक्यूमुलेट करना। गैदर करना, एक जगह लाना। एंटोनिम है डिस्पर्स। डिस्पर्स, डिस किसी भी वर्ड के पहले वैसे भी लग जाए तो इसका सेंस आपका नेगेटिव होता है। और डिस्पर्स वर्ड का मीनिंग होता है डिवाइड कर देना। बहुत ही बेसिक मीनिंग, डिवाइड कर देना। और एक वर्ड और जान लीजिए, स्कैटर्ड, SCATTER, स्कैटर्ड यानी तितर बितर हो जाना, हिंदी लिटरल मीनिंग है इसका। डिसमिस, डिसमिस का क्या मतलब हो जाएगा? रद्द कर देना। आपने उस चीज को रद्द कर दिया है यानी पोस्टपोन कर दिया है। और फ्रेजल वर्ब के तौर पे जाएंगे तो कॉल ऑफ होता है
या पुट ऑफ होता है, रद्द करने के सेंस में। और बिलो का मतलब, बिलो आपका एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज नीचे है, अंडर है। वैसे अंडर और बिलो में डिफरेंस होता है, बट बिलो का वो सेंस निकल के आएगा। तो एक्यूमुलेट यानी गैदर करना, एंटोनिम है यानी डिवाइड कर देना, डिस्पर्स कर देना, ये आपका सेंस निकल के आएगा। राइट ऑप्शन ए। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है वर्ब। 28, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड प्रीफर, डिफर और डिफर। देखिए प्रीफर वर्ड आप जानते हैं और प्रीफर के साथ टू लगता है, ये भी आपको मालूम होगा। प्रीफर वर्ड का मतलब होता है लाइक करना, किसी भी चीज को आप पसंद करते हैं। जैसे बोला जाए आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं टी से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, है ना। तो लाइक का सेंस, और प्रीफर के साथ टू लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सौरभ जी वो हो नहीं पाया था, है ना, कब होगा टाइम निकाल के बता देंगे, वो डिस्कशन में ले नहीं पाया था। आइए डेफर वर्ड। डेफर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसी डेफर से एक वर्ड बनता है डेफरेंस, DEFERANC। एक वर्ड होता है डेफरेंस और एक वर्ड होता है डिफरेंस, DIFFERENC। ये डिफरेंस आपको मालूम है, डिफरेंस तो हो जाता है बिल्कुल जो चीज आपका अलग है ना, डिसिमिलर जिसको आप बोलते हैं। डिसिमिलर जो समान नहीं है, असमान है, ये डिफरेंस है। और ये डेफरेंस वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, है ना। और इसका मीनिंग हो जाएगा रिगार्ड, या इसी का एक मीनिंग हो सकता है वर्शिप, यानी पूजा वगैरह करना। तो वो आपका डेफर है, ध्यान में आप जरूर रखेंगे। और ये डिफर वर्ड जो है ये स्पेलिंग आपका रॉन्ग है, और यहीं से वर्ड आपका आता है DIFFER। ये डिफर आपका है वर्ब। और ये जो आपने डिफरेंस देखा है ये उसी का नाउन फॉर्म है, और इसी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, डिफरेंट, DIFFERENT। और ये आपका हो गया एडजेक्टिव। यहां डिफरेंट है, ENT है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये डिफरेंस ENC है तो ये आपका नाउन हो गया, और ये डिफर है तो ये आपका वर्ब हो गया। ध्यान आपको रखना है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली बोला गया तो CC फॉर कैनेडा। 29, वन वर्ड है आपका एन अनएजुकेटेड पर्सन। कई बार बता चुका हूं, अन किसी भी वर्ड के पहले लगे उसका मीनिंग होता है नॉट, और एजुकेटेड जो एजुकेटेड नहीं है उसको क्या बोलोगे, जोकर और क्लॉन। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग होता है जोकर, है ना। क्लॉन भी जोकर और जोकर भी जोकर होगा आपका, सिनोनिमस वर्ड है, याद रखेंगे। और इलिटरेट, लिटरेट यहीं से आपका वर्ड आता है लिटरेचर। तो लिटरेट का मतलब क्या होता है, जो इंसान पढ़ा लिखा है ना, स्कॉलर है, जो क्या है, पढ़ा लिखा है। और IL किसी भी वर्ड के पहले लग जाता है उसका मीनिंग हो जाता है आपका नॉट। जैसे आप बोलते हैं लीगल, आपने लीगल बोला और इस लीगल के साथ IL लगाइए और फिर लीगल लिखिए तो वर्ड आपका क्या हो गया, इलीगल, है ना। तो IL किसी भी वर्ड के पहले आता है, वर्ड आपका होता है नेगेटिव। तो लीगल जिसको आप लॉफुल बोलेंगे जो कानूनी है, और इलीगल जो कानूनी नहीं है, उस सेंस में आप बात करोगे। तो IL इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट का मतलब है स्कॉलर, और IL लग गया नॉट स्कॉलर यानी अनएजुकेटेड। राइट ऑप्शन CC फॉर कैनेडा, ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट ईडियम एंड फ्रेज की बात करेंगे। ईडियम क्या दिया हुआ है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब आपने नया कुछ करने का कोशिश किया है। चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, है ना, अपने बिहेवियर को बदला है, किस सेंस में, फॉर द बेटर यानी बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए। तो टर्न अ न्यू लीफ हो जाएगा। रीड बिटवीन द पेजेज ऑफ अ बुक, बिल्कुल नहीं। और डू अ समरसॉल्ट, बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। ग्रामेटिकल एरर, आई सॉ हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। अब यहां पर देखिए ये कॉटेज लिखा हुआ है और ये आपका है नाउन जिसका मीनिंग होता है कुटिया, है ना, हट, झोपड़ी, घर, उस सेंस में हम बात करेंगे। तो आई सॉ हिज, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो भी आएगा उसको आप एडजेक्टिव बोलोगे। अब यहां पर आइए अनबिलीवेबली क्या है। तो सबसे पहले एक वर्ड होता है आपका बिलीफ, BELIEF। फिर आपका वर्ड होता है बिलीव, BELIEVE। फिर आपका वर्ड होता है बिलीवेबल, BELIEVABLE। और फिर आपका वर्ड होता है बिलीवेबली, BELIEVABLY। आइए बिलीफ की बात करेंगे। ये वर्ड आपका होता है नाउन, क्लियर, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है आपका बिलीफ्स।
है ना, बिलीफ सिस्टम बोलते हैं, बिलीफ नाउन है। बिलीव की बात करेंगे, ये बिलीव वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भरोसा करना। बिलीवेबल एबीएलई किसी भी वर्ड के अंत में सफिक्स हो तो वर्ड आपका होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के एंड में एलवाई लगाएंगे वर्ड आपका हो जाएगा एडवर्ब, है ना। तो ये बिलीवेबली वर्ड एडवर्ब हो गया, और इसी बिलीवेबली वर्ड को यहां पे अन लगा दिया, अनबिलीवेबली, तो अन तो नेगेटिव हो गया, यानी जिस चीज पे भरोसा ना कर सके। बट वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल पूछेगा तो वो आपका एडवर्ब होगा। जबकि यहाँ पे कॉटेज वर्ड है जो कि आपका नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अपन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई सॉ हिज अनबिलीवेबल रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। तो राइट ऑप्शन आपका किधर हो गया, अनबिलीवेबली नहीं होना चाहिए, राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ध्यान आप रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक। द वर्कर यूज्ड टू पैच अप द होल इन द हॉल। देखिए आपने सुना होगा ब्रेकअप, पैचअप। ब्रेकअप और एक होता है आपका पैचअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, अलग होना, और पैचअप का मतलब क्या होता है, एक साथ आना। ब्रेकअप मतलब टूट जाना, और पैचअप मतलब जब उस चीज को क्या किया जाए, रिपेयर किया जाए। रिलेशन में भी होता है, ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया। द वर्कर, वर्कर जो है यूज टू पैचअप किया है, यानी जो होल है, जो दरार है, उसको क्या किया है, सॉलिड किया है, उस दरार को मिटाया है, उसको रिपेयर किया है। तो सेंड का कोई सेंस नहीं बनेगा, सॉइल का नहीं, सीमेंट का, क्योंकि होल इन द वॉल, वॉल का सेंस है। और सीमेंट जो है ये आपका नाउन के तौर पे भी होता है, और सीमेंट वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूज्ड सीमेंट टू पैच अप द होल इन द वॉल, राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। डी आंसर नहीं होगा सुप्रिया, बी होना चाहिए। डी किस सेंस में बोल रहे हैं आप, द डॉक्टर, एक मिनट, हाँ, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू ले इन बेड एट लीस्ट 4 to 2 weeks। डॉक्टर ने एडवाइज किया उसको कि आप आराम करें कम से कम 2 वीक। अब देखिए एक वर्ड होता है लाई, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लाइड। और ये आप कैसे पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा टेला लाए, झूठ बोलना, टेला लाए। और यहीं से आपका एक वर्ड आ जाता है लायर, जो इंसान झूठ बोले। तो ये बोलने के सेंस में लाई, लाइड, लाइड है। एक होता है लाई, ले, और एक होता है आपका लेन। और ये होता है जब आप आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस सेंस में बात की जाती है। और एक आपका होता है ले, और इसका सेकंड फॉर्म लेड, जरूर आप इसको याद रखिएगा, लेड। और ये होता है पुट के सेंस में, जब कोई भी चीज आप रखते हैं, है ना। आई लेड दिस बुक ऑन द टेबल, मैंने बुक पे उस बुक, मैंने टेबल पे उस बुक को रखा, लेड। तो ये ले, लेड, लेड, ये रखने के सेंस में। आइए, और लाई यहां पे आराम करने के लिए, और लाई ये झूठ बोलने के लिए। लाई, लाइड, लाइड, लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड, ध्यान रखना है। अब यहां पर डॉक्टर ने इसको एडवाइज किया है कि आप आराम करें। अब टू के साथ आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये इस ले की बात करेंगे तो इस ले का मतलब रखना होता है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जैसे मैंने अपने मोबाइल को यहां पे रखा तो मैंने ले किया, तो उस सेंस में ये V1 होगा, बट रखने के सेंस में हो जाएगा, है ना। और यहां पे आपको बोला गया आराम करने, यानी आपको विश्राम करने बोला गया, आप बेड रेस्ट पे हैं अभी, आप आराम करोगे, उस सेंस में, लेटने के सेंस में। तो ये ले तो यहां पे रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद दैट टू बी लेड, कोई सेंस नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि बेड पे अगर आराम आपको करना है तो फिर ये लाई, ले, लेन निकल के आएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं। दैट ही लेज, भैया अगर लेज करोगे तो ये V5, ये तो किसी चीज को रखने के सेंस में हो जाएगा। अब आपका आंसर यहां पर क्या है, इधर टू लाई, और 2 प्लस ये हो गया V1, और आपको बोला गया बेड रेस्ट, तो राइट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ध्यान आपको रखना है। इसको जरूर याद रखिएगा, काफी कंफ्यूजिंग है। 34, ये आपका क्या है, वॉइस। द मनी वॉज स्टॉलन बाय एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। मनी वॉज स्टॉलन, वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। एक्टिव में आओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको दिखना चाहिए। एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक हैड स्टॉलन, भैया हैड स्टॉलन ये पास्ट का परफेक्ट का एक्टिव है, नहीं चलेगा। एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टील, सबसे पहले तो एन एम्प्लॉय है, सिंगुलर है, तो फिर स्टील यानी V1 का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिकॉज V1 नंबर के अकॉर्डिंग होता है प्लूरल, तो ये आपका होगा नहीं।
और एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल, और ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। नेक्स्ट नरेशन है, द बॉस सेड टू हिम प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। अब यहां पर देखिए, द बॉस सेड टू हिम, ये तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेड यानी कि ये पास्ट में गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बट यहां पर रिपोर्टेड स्पीच जैसे स्टार्ट हुआ, ये आपका प्लीज वर्ड आ गया, और प्लीज कहने का मतलब है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, और रिक्वेस्ट का जो सेंस निकल के आता है वो आपका आता है इंपैरेटिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में? और इंपैरेटिव सेंटेंस जैसे ही होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के कंप्लीट होने के बाद आप यहां पे टू का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टू का इस्तेमाल करेंगे। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम, अब मी आया है तो मी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो बॉस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। व्हाट द ओल्ड मैन, अब सेड यहां पर है पास्ट के इंडेफिनिट में, ये भी है पास्ट के इंडेफिनिट में, कन्वर्ट होगा तो पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का परफेक्ट, द ओल्ड मैन हैज सेड, हैड सेड, बट टुडे का आपने टुडे ही रखा है, टुडे का होना चाहिए दैट डे, यहां पे नहीं हुआ है, ये आपका आंसर नहीं होगा। बी, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड। अब आपने यहां पर सेड का सेड ही रखा, जबकि ये पास्ट में गया है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के इंडेफिनिट में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के इंडेफिनिट में, तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ेगा पास्ट के परफेक्ट में, ये भी नहीं है। अब बचा सी, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, और टुडे का दैट डे, राइट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। माई अंकल एंड बेनिफैक्टर डैश, अब आपको लग रहा होगा कि अंकल भी हैं और बेनिफैक्टर भी हैं जो फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो यहां पे दो दो व्यक्ति हैं, तो आर्टिकल सॉरी वर्ब जो है वो होना चाहिए प्लुरल, बट आप देखिए यहां पे पजेसिव एडजेक्टिव, देखिए कभी भी आपका आर्टिकल हो, आर्टिकल या कोई भी डिटरमाइनर, डिटरमाइनर कहने का मतलब जो नाउन को डिटरमाइन करेगा, और डिटरमाइनर में ही आपके हो जाते हैं एडजेक्टिव, और ये माई है, योर है, हिज है, ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव हैं। जब इनके साथ आप दो कॉमन नाउन को ऐड कर रहे हैं, कॉमन नाउन एंड वन और कॉमन नाउन टू, दो को आप ऐड कर रहे, लेकिन पहले वाले के साथ लगा हुआ है, यानी ये जो आपका दोनों नाउन सेंस देगा ये सिंगुलर सेंस देगा, और इसके साथ आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, यानी एक ही व्यक्ति है जो अंकल भी हैं और बेनिफैक्टर भी हैं। यहीं पे कॉन्सेप्ट आपका क्या बदल जाएगा, आर्टिकल हो या कोई डिटरमाइनर, आर्टिकल को भी डिटरमाइनर ही कहते हैं आप, बिकॉज ये नाउन को डिटरमाइन करता है। अब इसके साथ आपने लगाया कॉमन नाउन वन, फिर यहां अलग से एक डिटरमाइनर आया, और फिर आपका कॉमन नाउन टू आया। अब कैसे क्या हो गया कि दो दो कॉमन नाउन है और दोनों के साथ आर्टिकल या डिटरमाइनर है, तब ये सेंस आपका जो देगा ये प्लुरल देगा, और इसके साथ आने वाला वर्ब होना चाहिए प्लुरल। जैसे यहां पे होता माई अंकल एंड माई बेनिफैक्टर, तो होता अंकल जी अलग है, बेनिफैक्टर अलग है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, प्लुरल सेंस। बट यहां पर आपका दो कॉमन नाउन है और उसके पहले वाले के साथ आपका डिटरमाइनर आया है, यानी एक ही व्यक्ति की बात करेंगे, सिंगुलर सेंस, तो यहां पे वर आपका प्लुरल है, हैव आपका प्लुरल है, नहीं चलेगा। राइट ऑप्शन हैज, और हैज वर्ब का क्या बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, तो राइट ऑप्शन ए फॉर आगरा होना चाहिए। ठीक है, रहमान साहब कह रहे हैं गुड सर। पंक्चुएशन के क्वेश्चंस, which of these is used to convey a sudden change or abrupt end of a thought? sudden और abrupt दोनों जो है ये एक दूसरे के सिनोनिमस वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग होता है अचानक, सडनली वर्ड आपने सुना होगा, है ना, सडन चेंज, सडन एडजेक्टिव होता है, सडनली एडवर्ब होता है, सडन या abrupt का मतलब होता है सडनली, बिना सोचे समझे का एक चेंज हो गया वो चीज। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप कुछ बोल रहे हैं, जो आपका थॉट है एकदम से चेंज हो जाए, वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कामा तो होता है पॉज लेने के लिए, जब आप पॉज लेते हैं। कॉलोन का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? कॉलोन का इस्तेमाल कई बार बता चुका हूं, इंट्रोड्यूस करने के लिए। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज को डिफाइन करना है, जैसे कई बार बता चुके, आपने लिखा नाउन और कॉलोन दिया, इसका मतलब नाउन का डेफिनेशन बताओगे, नाउन का इंट्रोडक्शन होगा, नाउन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होता है कॉलन। और डैश क्या होता है? डैश होता है किसी भी बात को आप बता रहे और बीच में डैश का इस्तेमाल कर दिया, यानी दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में आपका थॉट
चेंज होगा, उस सेंस में आप डैश का इस्तेमाल करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कोलोन इंट्रोड्यूस करने के लिए, कॉमा होता है पॉज लेने के लिए। जब कॉमा लिखा हुआ है तो आप वहां बोल के बोलते बोलते थोड़ी देर के लिए पॉज लेंगे, रुकेंगे। और डैश यानी कि सडन चेंज बताने के लिए कुछ आप बता रहे हैं जिसमें थॉट थोड़ा सा चेंज होगा। राइट ऑप्शन सी फॉर कनाडा। पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी टर्म्स बहुत सारे बच्चों को लगता है अलग अलग चीज है, ऑलमोस्ट सेम ही है। आइडेंटिफाइंग द लिटरेरी डिवाइस इन द सेंस डॉग्स, डोज, डिगिंग, डेंडेलियंस, लायंस। डी 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 डी। अब डी आपका कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर बार बार हो रहा है चेंज, मतलब रिपीट हो रहा है। और जब कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट लेटर बार बार रिपीट करेगा उसे आप क्या बोलोगे, एलिट्रेशन बोलोगे। और वहीं पे वॉवेल साउंड रिपीट करेगा उसे आप एसोनेंस बोलेंगे। सिमिली और मेटाफोर कंपैरिजन को बताएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि सिमिली जब कंपैरिजन को बताता है तो वहां पे एज या लाइक वर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक, संतोषी पढ़ा रखे हैं, आप जाके यूट्यूब चैनल पे देखेंगे पंक्चुएशन की क्लास, पंक्चुएशन का क्लास लिया जा रहा है। लिटरेरी डिवाइस कब पढ़ाएंगे, इस बैच में हैं आप। प्रेपोजिशन, नफीशा इज एफ्रेड डैश स्पाइडर्स। एफ्रेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपका क्या लगता है, ऑफ लगता है। देखिए किस ऑप्शन में है, फ्रॉम नहीं, इन नहीं, ऑफ है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर कैनेडा। 12:30 पढ़ाया जाएगा। फ्रेजल वर्ब, प्रेपोजिशनल फ्रेज, आज का सेट तो बहुत ही आसान था, बहुत जल्दी डिस्कशन हो गया। ही वॉज कॉल्ड डैश टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स। कॉल, कॉल अप, किसी को फोन करना। कॉल ऑन, जब किसी से किसी प्लेस पे आप मिलने जाते हैं, है ना, कॉल ऑन करना। और कॉल अपॉन होता है जब किसी भी चीज के लिए आप अपील करते हैं। कॉल अपॉन क्या होता है, अपील करना। जब अपील करते हैं आप, रिक्वेस्ट करते हैं, वो कॉल अपॉन होता है। तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ प्रेस रिपोर्ट्स, यानी उससे अपील किया गया है कि उस जो प्रेस रिपोर्ट है उसके करेक्टनेस को आप प्रूव करें, तो कॉल अपॉन होना चाहिए। सी फॉर कनाडा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।